नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण जो लिए जाते हैं द हिंदू, पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह के प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रधानमंत्री ने चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह पर 2017 में की थी घोषणा। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में बनाई गई है योजना। प्रधानमंत्री ने की चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली अंतः समुद्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत। 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट का बेटियों के हक में ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट ने कहा बेटियों का भी जन्म से होगा पैतृक संपत्ति पर अधिकार। इजरायल और यूएई के बीच सामान्य राजनीतिक संबंधों हेतु ऐतिहासिक समझौता। अब्राहम समझौते से ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिम एशियाई राजनीतिक स्वरूप में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। रूस कोरोना वायरस वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग हेतु तैयार करने वाला पहला देश बना। रूसी वैक्सीन को स्पुतनिक 5 दिया गया है नाम। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए सार्थक नामक अपतटीय गश्ती पोत किया गया लॉन्च। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 ओपीबीज की श्रृंखला में चौथे नंबर पर होगा सार्थक। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनः हुआ उद्गार। 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में हुआ था सक्रिय। आइए अब देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। हम लोग देख रहे हैं 8 से 15 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर्स और आइए देख लेते हैं सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST से प्रोत्साहन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है? तो यह है मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियम 2017 में हाल ही में संशोधन किया है। IBBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी के नाम से या फिर गांधी परिवार के नाम से यदि कोई भी योजना शुरू होती है तो आप समझ जाइए कि वो कांग्रेस शासित राज्य ही हो सकता है। ठीक है, तो यह होगा आपका राजस्थान। ठीक है, SEBI सेबी IFSC के दिशा निर्देश 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार क्लियरिंग निगम के लिए शेयर धारिता सीमा कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो यह 51% होनी चाहिए। सहयोगी अनुसंधान और सूचना वितरण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन का नाम क्या है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए गांधीवादी यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 जीतने वाले शोधकर्ता किस IIT से हैं? तो IIT खड़गपुर से है। कौन सा भारतीय संगठन 10 वैश्विक संगठनों में से एक है जिसने अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रीमा गिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी रीइमेजिनिंग होना चाहिए
ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और कर की छूट के तहत छत के दरों के निर्धारण के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है, तो यह है जीके पिल्लई। इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से आईआईटी का पता लगाए जो नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित करता है, तो आईआईटी गुवाहाटी है। ठीक है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने भारत के लिए कोविड-19 टीकों के निर्माण और वितरण को गति देने के लिए जीएवीआई और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, तो भारत का सीरम संस्थान। ड्रैगन एंडेवर किस अंतरिक्ष कंपनी का अंतरिक्ष यान है, तो यह है स्पेस एक्स का। आगे देख लेते हैं, कौन सा देश आईसीसी मेन के T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा करने जा रहा है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में पहले यह होने वाला था T20 2020 में, ठीक है, वर्ल्ड कप, लेकिन अब जो है आपका भारत में होगा। ठीक, T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है, और 2021 में इसकी मेजबानी भारत करेगा। अगस्त 2020 में निधन होने वाले नंदी येलैया एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, याद रखिएगा। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का कौन सा संस्करण मनाया गया, तो यह 78वां संस्करण था। भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हैंडलूम पार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप और वैकेंड वेबसाइट लॉन्च की, तो यह है स्मृति ईरानी। किस संगठन ने पूरे भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब हर दिन के लिए जो है कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग देखेंगे, जो चीजें चर्चा में रहेंगी उसके बारे में। तो आज से शुरुआत किया है मैंने। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो स्टैटिक पोर्शन होंगे वो भी हम लोग अब देखा करेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाले पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन किया है, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चेन्नई से जाएगा ये अंडमान निकोबार तक। ठीक है, अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके लायक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, तो 1 लाख करोड़ का यह योजना है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने किस शहर के रेलवे म्यूजियम को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, तो यह है हुबली। स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया, यह दिल्ली में किया है। ठीक है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसकी याद में नए स्टेडियम का नाम तय किया है, तो महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो यह है जगदलपुर। जगदलपुर आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद पुलिस किशोर उम्र पुलिस की पहल का हिस्सा का गुंडा विरोधी अभियान शुरू किया है, तो हरियाणा में है फरीदाबाद पुलिस। ठीक है, जिसने गुंडा विरोधी पहल शुरू किया, अभियान शुरू किया है। आईबीसी 2016 के किस भाग के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विनियम 2016 में संशोधन किया है, तो धारा 240 में। उस देश का नाम बताइए जो एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव पर आपातकाल की घोषणा किया है, तो मॉरिशस है, जहां पर तेल का रिसाव हुआ था जिसके कारण वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई। हाल ही में 6 किस्त के रूप में पीएम किसान के तहत किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई है, तो 17,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। देख लेते हैं आगे, एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी योजना आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है, तो 10 करोड़ है। किस राज्य सरकार ने वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यह भी है छत्तीसगढ़, चूंकि इंदिरा गांधी के नाम से है तो आप समझ सकते हैं। इंडिया पार्टनर्स फंड 2 में किस विश्व बैंक शाखा ने 75 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने। उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारत से मौजूदा आउटबाउंड रेमिटेंस सेवा की पेशकश बढ़ाने के लिए इंस्टा रेम के साथ सहयोग किया है, तो एसबीएम बैंक। ठीक, इसमें कुछ बैंकिंग के भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, वो बैंकिंग के स्टूडेंट्स को भी अब लाभ होगा करंट अफेयर से। सब एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी देख सकेंगे। किस संगठन ने एंथ रिवार्ड्स बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मंच स्थापित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है बिहार। तो बीपीएससी के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विशाखापत्तनम में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है बोस्टन। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेड्रो कैट्रियानो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है पेरू के प्रधानमंत्री। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। आगे हम लोग देखेंगे। मोहम्मद औलद बिलाल को हाल ही में इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। मॉरिटानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह है नोवाकसॉट। ठीक है, तो यह छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं एसएससी रेलवे वगैरह उसमें जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने हाल ही में हर्ष कुमार भानवाला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हर्ष कुमार भानवाला किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं? तो नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण कृषि बैंक। आगे देख लेते हैं ग्रामीण विकास बैंक। आगे देख लेते हैं तो रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कितने रक्षा हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म को आयात से प्रतिबंधित किया गया है? तो 101 हथियारों को आयात से प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी अपना रेड फोर्ट से जो भाषण दिया था उसमें इसका जिक्र किया था। BEEG नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने अग्नि अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी कानपुर ने ऐसा किया है। ठीक है, BEEG स्वदेशी सीड बॉल नाम याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने विकसित करने के लिए समझौता किया है। उस व्यक्ति को ढूंढे जिसने अमीरात फॉर्मूला 17 की 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो मैक्स वेरस्टेपन यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मूला 1 अमीरात संयुक्त अरब अमीरात का जो यूएई का जो फॉर्मूला 1 होता है उसकी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है। PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम है कोरोना कविता काल, रिपब्लिक डे 2020 और थर्ड स्पीकर द गवर्नर हाल ही में जारी किया गया था। PM श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। ठीक है, और ये तीनों किताबों का भी नाम याद रखिएगा। हाल ही में निधन किए लेसराम मनडोम्बी सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 2020 को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम जो है इस बार का वह है आत्मनिर्भर भारत की ओर जैव ईंधन। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पर आजकल ध्यान बहुत ज्यादा दिया जा रहा है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या है इस बार? तो कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन यह थीम है। परमाणु बम का कोड नेम क्या था जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था? तो इसका नाम था फैटमैन, या फिर हिंदी में बोले तो मोटा आदमी। जेनोवा सैन जियोर्जियो ब्रिज जो हाल ही में खबरों में है, यह किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस द्वीप का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा पौधे वाले समृद्ध द्वीप के रूप में रखा गया है? तो न्यू गिनी। ठीक है, याद रखिएगा। लिंगपुई हवाई अड्डा जो हाल ही में समाचार में है किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है लिंगपुई हवाई अड्डा। यह भी याद रखिएगा, स्टैटिक में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक से हर एग्जाम में। आगे देख लेते हैं तो उस देश का नाम बताइए जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है जिसका नाम कवकाज 2020 या काकेसस 2020 है। तो यह है रूस। तो याद रखिएगा काकेसस 2020 रूस में आयोजित होने जा रहा है। कुशोक बकुला रंपोचे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह लेह में स्थित है। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। पेरू की मुद्रा क्या है? तो सोल है। ठीक है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अड्ड एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ अनुबंध किया है? तो मालदीव ने किया है। भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। किस पीएसयू ने 100 बिलियन यूनिट संचयी बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उस राज्य का पता लगाएं जिसे 6 बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 7,922.69 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से निवेश की मंजूरी मिली है। तो हिमाचल प्रदेश है। असम के मंत्रियों की परिषद ने हाल ही में असम गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों शुल्क का विनियमन अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आगे देख लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC
ने किस राज्य में अपने प्रकार के रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह भी VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का नाम बताएं जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया? तो इसका नाम है सुरक्षया। सुरक्षया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, मतलब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, भारत ने उसकी मदद की थी आज़ाद कराने में, तो इसलिए जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे उनके सम्मान में स्मारक बनाने का फैसला बांग्लादेश ने लिया है। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो यह है गुजरात। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट। ठीक है, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। ठीक है, और यह जो पोर्टल शुरुआत किया गया है उसके बारे में भी याद रखिएगा। POS डिवाइस जो है वह पेटीएम ने लॉन्च किया है। उस बैंक का पता लगाएं जिसने पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी ले ली है? तो दक्षिण भारतीय बैंक है। ठीक है, SN राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। BSE भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को गहरा करने के लिए 2 अकोला आधारित बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। BSE के वर्तमान MD और CEO कौन है? तो यह है आशीष कुमार चौहान। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने प्रोजेक्ट कुइपर उपग्रह तारामंडल के लिए संघीय संचार आयोग की मंजूरी मिली है? तो यह है अमेजॉन। ठीक है, याद रखिएगा, कुइपर उपग्रह तारामंडल, इसके लिए अमेजॉन को मंजूरी मिली है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीब ने इस्तीफा दे दिया है? तो यह है लेबनान। लेबनान की राजधानी याद रखिएगा, नाम है बेरूत। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है नितिन शेट्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने किस संगठन द्वारा आयोजित भारत एट 75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 को संबोधित किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ। IC इम्पैक्ट 2020 हाल ही में 6 से 7 अगस्त किन देशों के बीच में यह शोध सम्मेलन हुआ? तो भारत और कनाडा के बीच, यह याद रखिएगा, IC इम्पैक्ट 2020 सम्मेलन हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत डायनामिक्स लिमिटेड में मिसाइल साधक सुविधा केंद्र और एक वारहेड उत्पादन इकाई की नींव रखी है? तो हैदराबाद में। औद्योगिक डिजाइन और उत्पादों में एर्गोनॉमिक्स में वैश्विक बेंचमार्किंग स्थापित करने के लिए किस PSU ने बेंगलुरु में अपनी तरह का औद्योगिक डिजाइन केंद्र की स्थापना की है? तो PSU का नाम है BEML। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में तीसरे वर्ष का एक क्रॉनिकल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक बुक किसने जारी की है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। नाम याद रखिएगा, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ठीक है, और यह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से संबंधित है, यह इतना केवल याद रखिएगा। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दलाई लामा। ठीक है, फ्रांज अल्ट के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, और दलाई लामा के ऊपर है, तो याद रखिएगा, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिज्ञ पेनमात्स संबा शिवा राजू जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे। विश्व शेर दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे। 77 नई तितलियों की प्रजाति हाल ही में माथेरान में किस राज्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा पाई गई है? तो महाराष्ट्र में पाई गई है। ठीक है, यह याद रखिएगा। अन्नामलई टाइगर रिजर्व में अक्कमलाई जंगल के वैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए नए पौधे की प्रजाति अर्दसिया रामास्वामी का नाम MS रामास्वामी के नाम पर रखा गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने, जो कि आपकी वित्त मंत्री है। सागर दीघी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। लेबनान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी बेरूत है और मुद्रा पाउंड है। दक्षिण भारतीय बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह त्रिशूर में स्थित है।
अब आगे देख लेते हैं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो डेल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है? तो संख्या है उनकी टोटल 9। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो जोधपुर से ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन एसपीएम अकादमी की शुरुआत इन्होंने की है। हाल ही में केवीसी एलुनेट के साथ कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम कितने की निवल मूल्य वाली इकाई खुदरा और थोक उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, मतलब कि योग्यता होगी? तो 500 करोड़, मतलब कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम 500 करोड़ की निवल मूल्य इकाई वाली खुदरा और थोक दोनों उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदार लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, 500 करोड़ का आपके पास पूंजी होना चाहिए। विश्व बैंक स्थापना दिवस के अवसर पर ट्राइफेड ने ट्राइफेड का कौन सा स्थापना दिवस था इस बार? कि ट्राइफेड ने जनजातीय सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए अपना स्वयं का आभासी कार्यालय नेटवर्क शुरू किया। तो 33वां इस बार ट्राइफेड का स्थापना दिवस था। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP को भारत सरकार और किस बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो यह है आपका विश्व बैंक। ठीक, आगे देख लेते हैं, कृषि मेघ ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर किस देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया? देश नहीं, यहाँ पर राज्य होना चाहिए। तो यह है हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा कृषि मेघ। आधिकारिक तौर पर पहला स्पुतनिक V नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह है रूस। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच लुकाशेंको ने हाल ही में बेलारूस का लगातार छठा राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा ग्रिगोरीविच लुकाशेंको। उस कंपनी का पता लगाएं जिसने गुप्त नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण किया है। तो जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं, WGDP महिलाओं को भारत भर में चुनौती से जोड़ने के लिए USAID के साथ किस आधार पर भागीदारी की है? तो आपका रिलायंस फाउंडेशन ने भागीदारी की है USAID के साथ। ठीक है, महिलाओं को भारत भर में चुनौतियों से जोड़ने के लिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा हो गया है? तो चौथा हो गया। ठीक है, जब हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था तब छठा था, फिर 5वां हुआ और अब जो है चौथा स्थान पे आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है। विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राज्य का नाम है गोवा। दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT बॉम्बे। केंद्र सरकार द्वारा तैयार वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है? तो VK पॉल है। यह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद ही रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष बन गया है। तो यह है प्रमोद भसीन। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जारी की है। उस समिति जिसने रिपोर्ट तैयार की है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। ठीक है, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। आगे देख लीजिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने होंडा मोटर और किस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम गठन से संबंधित एक प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है? तो हिताची और होंडा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 8,722.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो DSC के अध्यक्ष कौन है रक्षा अधिग्रहण परिषद के? तो राजनाथ सिंह, यानी कि DSC के अध्यक्ष जो होते हैं वह रक्षा मंत्री होते हैं। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके परिचालन के लिए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं? तो लद्दाख में परिचालन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। किस भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काईरोट एरोस्पेस। स्काईरोट एरोस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन नाम है रॉकेट इंजन का, तो याद रखिएगा। नोकिया 5G अनुसंधान के लिए किस संस्थान में रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान में।
नीति आयोग के साथ किस विभाग ने कोविड-19 परीक्षण किट बनाने के लिए भारत की क्षमता में तेजी लाने हेतु कंसोर्टियम फॉर एफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स लॉन्च किया है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में निधन होने मतलब जिनका निधन हुआ है राहत इंदौरी जी, वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो उर्दू भाषा के, ठीक है। हिंदी में भी वैसे कविता लिखते हैं लेकिन हिंदी उर्दू उनका मिश्रित रहता था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कवि थे, भगवान उनको शांति प्रदान करे। जीके मेनन जो एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार है, उनकी मृत्यु अगस्त 2020 में हुई थी। तो जीके मेनन खेल पत्रकार है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इस दिन के लिए 2020 का थीम क्या है? तो ग्लोबल एक्शन फॉर यूथ इंगेजमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबल एक्शन फॉर यूथ इंगेजमेंट, ठीक। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो हाल ही में जिसमें उद्गार हुआ है, यह जो है आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। यह बहुत चर्चा में है, तो यह तो याद ही रखिएगा, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। आगे देपसंग मैदान जो हाल ही में खबरों में है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है आपका लद्दाख में स्थित है। शारदा नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्पन्न होती है? तो उत्तराखंड में। छत्रसाल स्टेडियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दिल्ली में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है, ठीक है। गया बिहार का जिला है, तो वहीं पर स्थित होगा। आगे देख लीजिए, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य ने वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो इंडोनेशिया। आगे पीछे हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो भारत ने किया है। किसको किसको मदद किया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, तो इजराइल और यूएई के बीच में यह समझौता हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार किया है? तो प्रशांत भूषण। बहुत फटर फटर ट्वीट करते थे, और प्रशांत भूषण जी जो है मतलब कि है तो अच्छे वकील, लेकिन खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझने लगे थे, तो अच्छा सबक सिखाया सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इनको। भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह है इजराइल, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इजराइल आजकल बहुत चर्चा में है, तो इजराइल की राजधानी और आपका इजराइल की मुद्रा, ये दोनों भी जरूर याद कर लीजिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो अमृत योजना के तहत। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है छत्तीसगढ़। हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत की है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए का उम्मीदवार चुना है? तो यह इनका नाम है कमला हैरिस, और भारतीय मूल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अमेरिका में चुनी गई है। हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है जिसको? तो रूस है। वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेउता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो YSR का संबंध आंध्र प्रदेश से है, या तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बड़े नेता थे। जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो असम है, ठीक है। अरुणोदय योजना असम, याद रखिएगा। फोर्ब्स की दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन है? तो अक्षय कुमार है, माय फेवरेट। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 से इलाज के दौरान निधन हो गया? तो राहत इंदौरी साहब का। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षया लॉन्च किया गया है? तो हाथी। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत मनीष प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तैनात तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो प्रोजेक्ट चीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो इनका नाम है, यह लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, हसन दियाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना, और यह जो है चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। जिस
राज्य सरकार ने इंदिरा वन वितान योजना की शुरुआत की है तो छत्तीसगढ़। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है तो दिल्ली ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तो महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार लगातार बने हैं तो याद रखिएगा, मतलब चौथी बार लगातार है, चौथी बार बने हैं। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु भारत से आने वाले कितने उपकरणों पर आयात प्रतिबंध लगाया है तो 101। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंप दी है तो भारत को। तो 2021 का जो होगा वो भारत में होगा और 2022 का जो होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जो है होने वाला था लेकिन स्थगित हो चुका है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ तो दिल्ली में किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वन लाइनर देख लिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे करंट अफेयर्स विस्तार से, कुछ पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में और कुछ पॉइंट्स जो है अगले वीडियोज में आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी 66 का जो बैच है वह बहुत तेजी से रफ्तार में चलने वाला है, ठीक है। और 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें मैं भूगोल के नोट्स दे चुका हूँ, भारतीय भूगोल के नोट्स दे चुका हूँ, ठीक है। और आपका विश्व भूगोल का नोट्स आज से शुरू होने वाला है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाइए। टेस्ट पेपर्स भी दे चुका हूँ, जनवरी के करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ और ये सब जो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहा हूँ इसका भी पीडीएफ उस ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। जैसे आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का आ चुका है, आपका बिहार सचिवालय का भी 5-6 दिन में आने की योजना, मतलब सुन रहा हूं मैं। तो बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा। बीपीएससी के प्रोफेसर वगैरह दूसरे पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है तो इसका भी जल्दी से जल्दी घोषणा जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत तेजी में बैच चलेगा, आप लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कीजिए, जुड़ जाइए। मात्र 2500 रुपये पेमेंट है और 9525360283 मेरा नंबर तो पूरा फेसबुक और कहाँ कहाँ घूमता रहता है, तो इस नंबर पर आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। मात्र 2500 रुपया फी है, ठीक है, और 9 महीने का पूरा कोर्स होगा, ठीक। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है। मैं इंतजार। आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स डिटेल में। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। 8 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल 2017 को की गई थी। अब देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो वर्ष 1917 में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह 3 कटिया पद्धति से संबंधित था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण आने और कृषकों की समस्याओं की जांच की थी। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यह जो है बीपीएससी के लिए खास करके विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आरएसके की स्थापना से आने वाली पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से सही ढंग से अवगत हो पाएगी। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन से संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां प्राप्त होंगी। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता के परिदृश्य को व्यापक तौर पर बदल दिया और 55 करोड़ से भी अधिक लोगों ने व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव लाकर उन्हें खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। यह मिशन अब अपने दूसरे चरण में है, जिसका लक्ष्य भारत के गांवों को ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त से भी आगे ले जाकर के ओडीएफ प्लस ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस के स्तर तक पहुंचाना है, जिसके तहत ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखने के साथ साथ सभी के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं केवी कामत समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने अवकाश प्राप्त बैंकर केवी कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित किया है। इसका कार्य क्या होगा? तो कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए वित्तीय मानकों की सिफारिश करना इसका कार्य होगा। भारतीय बैंक संघ
IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और यह समिति उपयुक्त समझने पर किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने या उसे आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केवी कामत की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है RBI ने। सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो सुरक्षा जो है मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल है। यह वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटाने के लिए आंकड़ा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में मदद करेगा। आगे देख लेते हैं अरुणोदय योजना के बारे में। तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार ने राज्य में अरुणोदय योजना लागू करने की योजना बना रही है। योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपया प्रति महीना प्रदान किया जाएगा। यह योजना असम में सबसे बड़ी DBT यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करेगी। तो अरुणोदय योजना असम से संबंधित है, याद रखिएगा इतना। विश्व आदिवासी दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के देशज लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल्स मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है तो देख लेते हैं। कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रिजिलियंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादियों के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है। 9 अगस्त 1982 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण एवं प्रलेखन पर केंद्रित थे। मानव विज्ञानियों ने तमिलनाडु में अपनी अनूठी संस्कृति, जीवन शैली, विभिन्न प्रकार की बोलियों का प्रयोग करने वाली 500 से अधिक जनजातियों की पहचान की है। इनमें से 6 जनजातियों थोडा, पनियार, कट्टू-नाइक्कर, इरुला, कुरुम्बा और कोठार को नीलगिरी जिले में देखा जा सकता है, जो कि पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो नीलगिरी में यह सब जो है पाए जाते हैं। यह 6 जनजातियां जो है पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है यह अक्सर पूछा जाता है। BPSC में भी पूछा जाता है और अन्य छोटे मोटे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं स्पुतनिक V के बारे में। तो यह रूस के द्वारा निर्मित नई कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसे इस प्रकार का विश्व का पहला वैक्सीन कहा जा रहा है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा रूसी स्वास्थ्य अधिकारी स्पुतनिक V वैक्सीन के लिए WHO अनुमोदन प्रक्रिया पर वार्ता कर रहे हैं। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक V वर्ष 1957 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले उपग्रह के नाम पर रखा गया है। जो सोवियत संघ ने 1957 में पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था उसका नाम था स्पुतनिक V। ठीक है, स्पुतनिक नाम था, सॉरी स्पुतनिक नाम था। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला उपग्रह कौन था तो आपका आर्यभट्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में। तो परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया और उसका विषय क्या था वेबिनार का, तो जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, यानी कि बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है, याद रखिएगा। भारत सरकार का जैव ईंधन कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत पहल से संबंधित है और इसके अनुसार ही विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 के विषय वस्तु का चयन किया गया है। आगे देख लेते हैं सर रुडोल्फ डीजल के बारे में। तो 10 अगस्त की तारीख सर रुडोल्फ डीजल द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करती है, जिन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल से मशीन इंजन चलाया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर रुडोल्फ डीजल ने अपने अनुसंधान प्रयोगों के आधार पर कहा था कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेगा।
आगे देख लेते हैं जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं, बाकी पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा का विस्तार किया गया है। इस नीति में जैव ईंधनों को आधारभूत जैव ईंधनों यानी कि पहली पीढ़ी के बायो इथेनॉल और बायोडीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी कि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, बायो सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके। तो पहली पीढ़ी का कौन है, द्वितीय पीढ़ी का कौन है, तीसरी पीढ़ी का कौन है, यह जरूर याद रखिएगा, VVI है। ठीक, आगे देख लेते हैं जैव ईंधन के लाभ क्या है। तो खनिज तेल के आयात में कमी होती है, वातावरण स्वच्छ होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है और रोजगार का सृजन होता है इससे। आगे देख लेते हैं सृजन पोर्टल के बारे में। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग के पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया गया है। तो यह रक्षा उत्पादन विभाग का पोर्टल है। यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब कि यहीं पर आकर के आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं, इस प्रकार का यह पोर्टल है। यह वेंडर्स यानी जो कंपनियां हैं उनको ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, आप जानते हैं। तो ऐसे सामानों का मतलब कि इसमें चर्चा की जाती है, जानकारी दी जाती है जो हम लोग अभी विदेश से आयात करते हैं, लेकिन उनका स्वदेशीकरण मतलब कि आपका स्वदेशीकरण किया जा सकता है, भारत में उनको उत्पन्न किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। तो इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। आप जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में मत जाइएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कंफ्यूज मत होइएगा। यह ऑनलाइन पोर्टल वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा तथा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदान करेगा। पोर्टल का प्रबंधन जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा किया जाएगा। तो VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान आकर्षित कराना। थीम क्या है 2020 का, तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यह दिवस देश में के विकास में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है और युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को युवा विश्व सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए पहली बार वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। तो यह याद रखिएगा, सन 2000 से मतलब कि 21वीं सदी की शुरुआत से ही आपका यह मनाया जाने लगा था। 2015 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प को अपनाने के बाद से इस मान्यता को बल मिला कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में युवा संघर्षों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे देख लेते हैं माउंट सिनाबंग के बारे में। तो हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था और इसमें 2010, 2014 और 2016 में इरप्शन हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में अवस्थित होने के कारण यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत एक ऐसा क्षेत्र है जहां विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। यह क्षेत्र निरंतर होने वाली भूकंपीय घटनाओं और ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाना जाता है। इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। यह क्षेत्र विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखियों का केंद्र है, मतलब कि विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर को बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ से मैप पर आप देख भी सकते हैं
कि रिंग ऑफ फायर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो यह मैप जो है रोक करके वीडियो और जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको जरूर याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो सबसे पहले यह याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में। ठीक, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में। तो यह भारत की प्रमुख लोक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए के इम्प्लीमेंटेशन के लिए शीर्ष संस्था है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी 23 मई 2018 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्यरत थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अमेरिकन बुल फ्रॉग के बारे में। कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके जीव जंतु जो मतलब कि इस सप्ताह में फेमस रहे हैं, तो उनको एक ही साथ कर दिया है। तो देख लीजिए अमेरिकन बुल फ्रॉग के बारे में देख लेते हैं। अमेरिकन बुल फ्रॉग को EIA रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लिथोबैटिस कैटेसबेइनस है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और कई देशों में इसे आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, परंतु यह भारत में नहीं पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में संकट मुक्त यानी कि लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। आगे देख लेते हैं पोडार्किस मुरालिस। पोडार्किस मुरालिस जो है यह एक सामान्य दीवार वाली छिपकली है जो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती है। इसे उत्तरी अमेरिका में यूरोपियन वॉल लिजार्ड भी कहा जाता है। IUCN रेड लिस्ट में संकट मुक्त यानी कि लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है अपना टाइफ्लोचैक्टस मिटचेल्ली। ठीक है, यह जो है मैक्सियन स्कॉर्पियन है जो मूल रूप से मैक्सिको में पाई जाती है। यह आपका बिच्छू है, स्कॉर्पियन है। यह प्रजाति नेत्रहीन गुफा आवास केव ड्वेलिंग वाले जीनस टाइफ्लोचैक्टस से संबंधित है। ठीक है, तो यह सब एक बार देख लीजिएगा, याद रखना उतना जरूरी नहीं है। भारत में पाया नहीं जाता है तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि चर्चा में था इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिया नासा लेराई। एस्ट्रिया नासा लेराई प्रशांत महासागर में पनामा के कोइबा नेशनल पार्क में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के समुद्री जीव विज्ञानियों ने झींगा की एक नई प्रजाति एस्ट्रिया नासा लेराई की खोज की है। झींगा की यह नई प्रजाति एस्ट्रिया नासा लेराई लाओमेडिडाए परिवार से संबंधित है। एस्ट्रियासा लेराई के अतिरिक्त कोइबा नेशनल पार्क में STRI टीम ने वर्ष 2019 के बाद से झींगा की अन्य निम्नलिखित प्रजातियों की खोज की है। तो कौन कौन सी प्रजाति है देख लीजिए। यूनिस्कोनिया कोइबेंसिस, इसका जीनस नाम यूनिस्कोनिया यूनेस्को से लिया गया है, जिसने 2015 में कोइबा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो यह इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और कौन कौन सी प्रजाति है, तो पचेलफेयस पाचियाकैंथस और ट्राइकैंथोनस ब्लैंका। ठीक है, यह तीनों का खोज किया है। ठीक, तो याद रखिएगा। नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पर इसका नाम लिया गया है, तो यूनेस्को पर लिया गया है। 2005 में कोइबा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और पनामा से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोइबा नेशनल पार्क के बारे में। तो चिरिकुई की खाड़ी में स्थित कोइबा पार्क पनामा के प्रशांत महासागरीय तट से दूर एक समुद्री रिजर्व है। कोइबा नेशनल पार्क में 38 द्वीपों का एक समूह शामिल है। कोइबा मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1992 में पनामा में कोइबा नेशनल पार्क बनाया गया था, जिसमें 1042 वर्ग मील के क्षेत्र में वन, मैंग्रोव, प्रवाल, भित्तिया इत्यादि शामिल है। वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा पा लेने वाले कोइबा नेशनल पार्क समृद्ध एवं सांस्कृतिक प्राकृतिक संरक्षण का क्षेत्र है। ठीक है, संसाधन का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो भी पॉइंट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो लास्ट में जाते जाते बस इतना कहूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, और वीडियोज को शेयर भी जरूर किया कीजिए ताकि अन्य लोग भी जो है इससे जुड़ सके। ठीक है, और BPSC के बारे में भी बता ही दिया, तो आप लोग जो है 9525360283 पर
वो मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इसके अलावा कोई भी नोट्स चाहिए आपको, दृष्टि का बीपीएससी नोट्स चाहिए, यूपीएससी नोट्स चाहिए, तो भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। साधारण मतलब बहुत ही कम रेट पर आपको मिल जाएगा, 2000 2500 में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।